हिजामा जो है लफ्ज से हजम से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? लफ्ज हजम, रे जीम मीम। ठीक है, इसका मतलब होता है चूसना, सक करना। ठीक है, तो हिजामा लफ्ज हजम से बना हुआ है जिसका माना होता है चूसना या सक करना। ये एक तरीके इलाज है। एक्चुअली में क्या होता है, ये सींगिया जो पहले सींग का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्न जिसको कहते हैं हम, सींग उसी को कहते हैं ना, हॉर्न। तो ये जो पहली फर्स्ट जब शुरुआत हुआ इसका, तो इब्तिदा जब हुई, तो इसको इसी के जरिए जो है मादे को चूसा जाता था, सींग के जरिए मकाम मौत पे सींग लगाया जाता था, फिर उसी से जो है चूसा जाता था मादे को, तो इसीलिए इसका नाम सिंगिया रखा गया। ठीक है, तो ये चूंकि काम यहाँ होता है, वो क्या किया जाता, सक किया जाता है मादे को प्रेशर क्रिएट करके, तो इसी वजह से इसका नाम हजम, हजम से मतलब चूसना, इसी से हजामा बना है। ठीक है, हिजामा का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है, लिख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले कीमियादान था जो जी होंग, चाइना का, तो उसने इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, जी होंग सबसे पहले जो मिलता है इसके बारे में हिस्ट्री, जी होंग्स ने, या गी होंग्स जो भी है चाइनीज का नाम अपना। ठीक है, ये 281 से 241 का इसका जमाना था एडी का, उस दौर में ये था। ठीक है, 281 341 एडी का था। ठीक है, तो सबसे पहले उसी ने इसका इस्तेमाल किया, हैजामा का किसने किया सबसे पहले इस्तेमाल? जी होंगे। जी हाँ। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात ये है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं लेकिन जानना जरूरी होता है कि कोई भी चीज है साइंटिफिक पैरामीटर्स पे वो खरा उतरना चाहिए आज के जमाने में, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। और हिजामा जो है एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसा नहीं है हवा हवाई है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जिस मकाम पे हम सींगी लगाते हैं, यानी कप, आज के दौर में कप लगाया जाता है, तो जिस मकाम पे जब हम सींगी लगाते हैं या कप लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, खुला पैदा हो जाता है, स्पेसेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, खुला पैदा हो जाने की वजह से जो साइट होता है, वहां पे निगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक, क्या होता है, जब हम कप लगाते हैं तो खुला पैदा होगा, खुला पैदा होने की वजह से वहां पे निगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहाँ पे? उस मकाम पे जहाँ पे हम कप लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मवाद जो है, वो जो आसपास के जो मवाद होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो खींच के उधर चले जाते हैं। जब निगेटिव प्रेशर होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए मवाद उसी तरफ खींच के चले जाते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अगर ड्राई करना है तो मवाद का इमाला हो जाएगा, यानी जो मवाद इधर उधर हैं वहां पे हम उसको खींच के इस तरफ कर लेते हैं। और अगर उस मवाद को खारिज करना होता है तो फिर बाद में उस पर हल्का सा शेगाव देते हैं और खून खारिज कर लेते हैं। उसी को हम ड्राई के सॉरी वेट कपिंग के नाम से जानते हैं, या सीनिया खिंचवाना कहते हैं। ठीक है, या पछने लगवाना, सॉरी उसको पछने लगाना कहेंगे, जब कट मार के कहते हैं तो उसको कहते हैं पछने लगाना। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, जो फासिद मादे हैं, उनका इस्तफराग हो जाता है। तो एक तरीका है ये इस्तफराग का, किस मादे का? फासिद मादे का। और वो मादा कैसे आता है, जब वो उस मकाम मौत पर हम कप लगाते हैं तो निगेटिव प्रेशर डेवलप खुला पैदा होना हो जाता है। खुला पैदा होने के नतीजे में निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, वो निगेटिव प्रेशर मादे को अपनी तरफ खींचता है और वो मादा इस्तफराग हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। बस सुन लीजिए, बहुत ज्यादा ही कुछ टर्मिनोलॉजीज के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। एक होता है मुहज्जिमा। तो मुहज्जिमा किसको कहते हैं? हिजामा करने वाला आला। हाँ, हिजामा करने वाले आले को कहेंगे, याद रखिएगा। यानी जिस चीज से हम हिजामा करते हैं वो क्या कहलाएगा? मुहज्जिमा। ठीक है, और हज्जाम उसको कहते हैं जो सिंगी लगवाता है, इसीलिए हज्जाम हम नाव को नहीं कहते, हज्जाम जो होता है, हम लोग हज्जाम नाव को बोलते हैं, क्योंकि वो लोग पेशावर थे उस जमाने में, वही लोग करते थे, इसीलिए उनको वो कंटिन्यू अरब कल्चर से हम लोग उसको हज्जाम कहने लगे यहाँ भी, जो बार्बर वगैरह है। लेकिन हज्जाम उसी को कहा जाता है जो सिंगी लगवाते हैं। तो सींगी लगवाने वाले जो होते हैं, यानी यूं कह दिया जाए, हम लोग जो तबीब हैं, जब ये काम करेंगे, हिजामा जो तबीब करता है उसको हज्जाम कहेंगे। समझ गए? तो तीन जुमले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मुहज्जिमा, एक होता है हज्जाम, एक होता है महजूम। तो मुहज्जिमा और मिहज्जिमा भी इसको कहते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में मिहज्जिमा लिखा है, जेर लगा हुआ है, और कुछ जगह मुहज्जिमा है। तो मिहज्जिमा हिजामा करने वाला आला, हज्जाम हिजामा करने वाला, और महजूम जिसका हिजामा किया जाए। बात समझ में आ गया? जी सर।
तीनों चीजें समझ में आ गई। जैसे कोई पेशेंट है, ये कप है मान लो हमारा आला, और ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो हो गए ये मुहज्जिमा नहीं हुए, क्या हुए, ये हज्जाम हो गए। याद रखिएगा। ठीक। ये जो कप लगा और जो पंप वगैरह उसके आते हैं, वो क्या होंगे, मुहज्जिमा हो गए। और ये जो मरीज है वो महजूम हो गया। ठीक है। तो ये तीन बातें ठीक। तो ये पूछा गया सवाल है, इसमें से मुहज्जिमा पूछा गया है क्या होता है। तो आप बताएंगे जमा करने वाला। अब आइए इसके अक़साम की बात करते हैं। तो अक़साम के एतबार से अगर देखा जाए तो इसकी सिर्फ दो किस्में होती हैं। एक होता है हिजामा माशर्त, और एक हिजामा बिला शर्त। ठीक है। इसको शर्त पढ़ते हैं किताबों में, कुल्लियात नफीस वगैरह में शुल्क लिखा हुआ है, लेकिन जो है WHO ने इसको शर्त माना है, और यही एक्सेप्टेबल है अब। तो हिजामा माशर्त होता है। ठीक। दूसरा होता है हिजामा, बोलो भाई, बिला शर्त। ठीक है। यानी एक में हम कट लगाएंगे, एक में कट, शर्त का मतलब वही कट लगाना होता है। तो जिसमें कट लगाते हैं उसको हिजामा माशर्त, या उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कपिंग। ठीक है। और बिला शर्त वाले को क्या कहेंगे, ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग। तो मकाम मतलूबा पर किसी नश्तर या उस्तरे से खफीफ पचने लगाकर और चूस कर खून खारिज करना हिजामा माशत कराता है। ठीक है। यानी जो मकाम है माउफ है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहां पे क्या करते हैं, नश्तर से या उस्तरे वगैरह से, पहले जमाने में, अब तो ब्लेड आते हैं शार्प बढ़िया, तो उससे क्या करते हैं, हल्का सा पचने लगाएंगे, और फिर उस पे कप लगा के या सीनिया लगा के प्रेशर अंदर डालते हैं और खून को चूस के बाहर कर लेते हैं। दूसरा होता है हिजामा बिला शर्त। इसमें क्या करेंगे, पचने नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ सीनिया लगा के चूस लेते हैं मादे को बस। ठीक है। हिमाला होता है। एक और तरीका होता है इसमें, हिजामा नारिया जिसको कहते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए हिजामा के कुल कितने किस्में हैं, तो आप हिजामा की सिर्फ दो किस्में बयान करते हैं, हिजामा बिलाशर और हिजामा माशर। ठीक है। एक तीसरी किस्म होती है हिजामा नारिया। तो ये क्या होता है, ये तरीका राइज हुआ, इसको मुहज्जम नारी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें आग क्या करते हैं, आग रोशन करते हैं और ग्लास में डाल देते हैं, उसको टच कराएंगे, उसके बाद मकान मॉप पे चिपका देते हैं। ठीक है, उल्टा करके। तो यही कंडीशन यहाँ भी होती है, जब वहां पे हम डालते हैं तो आग जब जलाते हैं तो उसके सूरत में क्या होता है, जो गैस है वो ऑक्सीजन वगैरह जो कैप, वो क्या होता है, बर्न हो जाएगा। जब ऑक्सीजन बर्न हो जाएगा तो वहां पे वही होगा, क्या कहते हैं उसको, फिर उसको हम लगा देते हैं तो वही निगेटिव प्रेशर तुरंत क्रिएट कर देता है। तो ये चिपकाने के लिए बढ़िया होता है, यानी आप प्रेशर देने के लिए किसी पंप्स वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही। और बाकी या टेम्परेचर जहाँ पहुंचाना होता है, यानी कोई बारिश मर्द हो गया है या बारिश वर्म है, तो वहां पे भी काम करता है ये। ठीक है। तो ये तरीके तीन हैं। सब अकसाम पूछेगा तो आप दो ही जवाब देंगे। नेक्स्ट है उसके अहकाम क्या होते हैं, शराइत क्या होते हैं। हर चीज के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो 10 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र को सीनिया नहीं खिंचाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो अमूमन हर इस्तफराग लगभग ये जो होता है, जो इस तरह के इस्तफराग है, जैसे फस्त हुआ, ठीक है, उसके अलावा हैजामा हुआ, तो ये सब 10 से 60 साल की उम्र के दरमियान करना चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं 14-60 होता है। लेकिन एक खून निकालने का तरीका होता है जो कर सकते हैं 10 से कम उम्र के लोगों को। कौन सा तरीका था वो, फिर साले अलग। इरसाल है। ठीक है। तो वो आप याद करिए, अब आगे एक्सक्लूड करिएगा। दूसरा ये होता है, इसको जब अभी करना होता है तो महीने की इब्तिदा व इंतहा तारीख में सीढ़ियाँ खिंचवाना जायज नहीं है। ठीक है। यानी ना आखिर में हम करते हैं ना शुरू में, ये दरमियानी महीनों में किया जाता है, तो महीने की दरमियानी तारीखों में किया जाता है। ठीक है। तो जब भी हम हिजामा करेंगे, महीने के शुरुआत में नहीं करेंगे, महीने के आखिर में। ये महीना जो है एक्चुअली में कमरी महीने की बात की जा रही, जो हम लोग चांद का महीना कहते हैं जिसको। ठीक है। इन तारीखों में होता क्या है कि चांद की रोशनी तेज ना होने की वजह से रतूबत क्या होते हैं, अंदर ही रहते हैं। बात बदन के अंदर साकिन रहेंगे तो मादे पूरे बाहर नहीं आ सकते, तो रद्दी मवाद का अखराज नहीं होता, इसलिए कोई करना फायदामंद नहीं होगा। ठीक है। इसलिए नहीं किया जाता। और जो दरमियानी तारीख होता है तो चाँद की रोशनी उस वक्त तेज होती है, तो उसके अंदर एक कशिश पाई जाती है, वो अपनी तरफ मादों को खींचती है, तो जो जिस्म के मादे होते हैं वो सरफस पे आ जाते हैं। इसलिए मादे, जो फासिद मादे आसानी से खारिज हो जाएंगे, इसलिए दरमियानी तारीख में की जाती है। तो आई होप अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आप गलत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वजह आपको समझ में आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वजू शरीफ से अदना वजू की तरफ मादा वर्म को मुंतकिल करना मकसूद हो, तो वर्म के बखूबी जाहिर होने से पेशतर ये अमल ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि अगर कोई वजू है, शरीफ वजू है, ठीक है, और अदना वजू की तरफ मादे को मुंतकिल करना है। ठीक, मान लो हमारा कोई लंग्स है, अब लंग्स से क्या करना है, उसको हम उठा के ला के मैदे की तरफ कर दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं लंग्स जो है मैदे के कंपेरिजन में एक शरीफ उजू है, या लीवर का मादा है, हमको मैदे में डालना है। ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जब तक वर्म पूरी तरीके से जाहिर ना हो जाए, मान लो हमको क्या हो गया है, बताओ भाई, बोलो। जैसे मान लो आपके कान है, कोई कान में वर्म हो गया, ठीक है, कान के पीछे एक जो गुदद है वहां पे वर्म हो गया कोई अच्छा था, और उस मादे को हमको लाके कहीं पे, मान लीजिए हमको पीठ वगैरह या कंधे वगैरह पे उसको खारिज कराना है, तो हम क्या करेंगे, उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वर्म पूरी तरीके से जाहिर ना हो जाए। ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि जब भी किसी वजू में कसरत मवाद हो, यानी ज्यादती हो, इम्तला हो, ज्यादा मवाद, कसरत मवाद हो, इकट्ठा हो रहा है, तो सबसे पहले फस्त करना चाहिए, उसके बाद हिजामा। इसी तरीके से मैंने बताया था ना इथाल के लिए भी। अरे हाँ, हिजामा के और फस्त के जब पढ़ा रहे थे, तो कभी भी मादे का जब इम्तला हो जाए, ज्यादा मिकदार में मादा इकट्ठा हो, तो सबसे पहले हम इस्तफरागी कुल्ली करते हैं, वसूल यही होता है, फिर इस्तफरागी जुदाई कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जी समझ गए सर। भाई? जी सर। हाँ, यहाँ से याद रखे रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो जब भी मादे की कसरत होगी, तो जब मादे की कसरत होगी तो पूरे बदन में वो होगा ना, तो इसीलिए तरीका ये होता है पूरे बदन का तनकिया करने के लिए। फिर ऐसे काम करेंगे जिससे पूरे बदन का तनकिया हो, जैसे फस्त होता है, इसाल होता है। तो ऐसी सूरत में हम पहले फस्त कर देंगे, फस्त करने के बाद फिर उस मकाम का जो वो जो उज़्वे माउफ है वहां पे हम हिजामा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर गर्मी का मौसम है तो 1.5 घंटे दिन चढ़े, और सर्दी का मौसम है तो 3 घंटे चढ़े सीनिया खिंचवाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 1.5 घंटे बाद सूरज निकलने के बाद हम हिजामा करते हैं, यानी सुबह में करते हैं। कुल मिला के हिजामा का बेहतर वक्त जो होता है वो सुबह ही होता है। हाँ, अगर सर्दी हो रही है तो थोड़ा सा देर करते हैं, वो 2 3 घंटे बाद करेंगे। ठीक है, यानी सूरज बढ़िया से निकल जाए। उसके बाद हमने हिजामा से कबल शरबत, संतरा, अनार, सेब वगैरह पिलाएं। ठीक है, ताकि जो मैदा है उस पे सफरा का वो इल्तिजाम ना होने पाए। ठीक है। तो ये इसका मकसद होता है। तो हिजामा से कब्ल जो है, कहते नहीं हल्का सा, पहले खाना वगैरह तो मना करते हैं, हम नहीं खिलाते, लेकिन कोई चीज पीने के लिए कहते हैं कि जूस वगैरह ले लीजिए, उसका ये मकसद ये होता है कि मैदे पर सफरा का इंतजाम ना हो, और जो मवाद रकीका है वो ना गुजरे मैदे में। ठीक है। गलीज खून वाले मरीज को हिजामत से कबल हम्माम करवाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है, क्योंकि जिनका खून बहुत गलीज होता है, तो जब हम्माम करा देंगे तो ये गलीज जो खून है उसमें थोड़ी सी रतूबत आ जाएगी, थोड़ा सा गिल्दत कम हो जाता है। ठीक है, रिक्कत पैदा हो जाती है और मवाद आसानी से खारिज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, जिनके खून बहुत गाढ़े हों, बहुत गलीज हों, उनको पहले हिजामा करने से पहले हम्माम करा लें। हम्माम से क्या होगा, खून में रिक्कत पैदा हो जाएगी, उसके बाद फिर हम्माम कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिजामत के बाद जल्दी ही मरीज को गजाएं नहीं दें। ठीक। अमूमन जितने भी इस्तफराग होते हैं, इस्तफराग का उसूल ये होता है कि जब इस्तफराग कराएं तो ग़िज़ा तुरंत नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, तुरंत हम ग़िज़ा नहीं देंगे। हाँ, जिन लोगों का मिजाज सफरावी हो, ठीक है, उनको दूध या आब अनार वगैरह की इजाजत है। अगर कोई सफरावी मिजाज वाला है कि उसके जिस्म के अंदर क्या है, यबूसत होती है बहुत ज्यादा ना, भाई हार और याबिस मिजाज होता है ना सफरा का, तो बहुत ज्यादा खुश्की भी होती है, हरारत भी होती है, और जब मादा निकाला जाएगा तो और ज्यादा खुश्की पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों में आब अनार वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है। तो सवाल यहाँ से ये बन सकता है, किस मिजाज के लोगों को हिजामा के बाद ग़िज़ा देने की, बताइए, रियायत है? तो किसको है? अफरावी मिजाज। सफरावी मिजाज को। ठीक है। हिजामत के बाद तेज गर्म नमकीन और मसालेदार अग़िज़िया और हमाम से परहेज करें। फिर वही बात है, हिजामा के बाद भी कोई भी इस्तफराग के बाद वो इसी तरह इसहाल जब कराते हैं हम लोग, फस्त कराते हैं, तो ये सब चीजें नहीं दिया जाता। सादा ग़िज़ाएं, जूद हजम ग़िज़ाएं, सरीउन नफूस ग़िज़ाएं, ठीक है, तो ये सब दिया जाता है। और हमाम से भी परहेज कराना चाहिए। ठीक है, हिजामत के बाद फरवा अशखास को हत्ते इम्कान सीनिया नहीं खिंचाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोटे लोगों में देखिए कोई भी इस्तफराग ममनू होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो मोटे होते हैं, फरवा मतलब वो भी इस लोग। ठीक है। हिजामा के मकामात और फवायद। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं किस मकाम पे कब हिजामा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पूछा जाता है। तो आह, एक मकाम है हमारे सर में, अरे गुद्दी। गुद्दी जानते हैं किसको कहते हैं, बताओ? ग्लैंड नेपाफ को। न। हाँ, तो ये गुद्दी पे जो है, किस किस मकाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा ये जितना। ठीक है, किस मकाम पे लगाते हैं, अरे किस किस अमराज में लगाते हैं, बस बिल्कुल उससे रिलेटेड होता है एक्चुअली अमराज, इसलिए बहुत आसान है, कोई खास टफ नहीं है याद करना इसको। ठीक है, बुद्धि किसे तो कहते हैं बताइए। बताइए ना। सर बुद्धि किसे कहते हैं?
क्या कह रहे हैं? बुद्धि किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, गुस्ती किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। जी। तीफा जानते हैं? क्या सर? तीफा जानते हैं, तीफा? नहीं सर। नहीं जानते? अच्छा। गुद्दी नेप एक्चुअली में ऑफ जो नेक। होता है, नेप ऑफ द नेक होता है, उसको कहते हैं गुद्दी। ठीक है, समझ गए? और उसी को किफा भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? किफा। हाँ, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। बुद्धि तो सब जानते हैं, कॉमन होता है। जो थोड़ा सा आम देहात के लोग होते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन कभी आप उठा के किफा दे देगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर किताबों में मिलेगा भी नहीं ये लिखा हुआ। तो दर्द सर है, सरताम है, खुन्नाक है, खुला है और रमत है। तो बुद्धि पे मुफीद होता है हिजामा लगवाना। तो आप याद रखिएगा, सरताम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्ट, सरताम में कहाँ पे लगाया जाता है। तो आप बुद्धि जवाब देंगे या तीखा जवाब देंगे। इसके अलावा जो खिन्नाक है या फूला है, यानी कुल मिला के मुंह के जो अमराज हैं और फेरिंग्स के, वहां पे भी, और आंख के, रमद कंजक्टिवाइटिस में, फूला में। ठीक है, तो फुलाए दहन हो गया, रमद हो गया यानी सर, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस हो एक्सक्यूज मी गया। सर। सर मैं पूछ रही हूँ, आप जो स्लाइड से पढ़ा रहे हैं ये कौन सी बुक से लिए हैं आपने नोट्स? ये कौन क्योंकि सी मैंने बुक से? अभी, हाँ बहुत क्योंकि सारी मैंने किताबों, अभी, 5-6 किताबों का ये नोट्स है। कम से कम पाँच अच्छा। छह किताब मिनिमम बता रहे हैं, उससे ज्यादा ही किताबें हैं। अब इस वक्त तो जैसे सर मान लो आप बुक्स की लिस्ट बता देंगे जिनसे आपने नोट्स लिए हैं, या फिर आप ये नोट्स हमें शेयर करेंगे, मतलब ये क्योंकि। नोट्स नहीं शेयर करेंगे। बुक्स आपको 15-20 दिन में इंशाल्लाह बुक्स आपको आ जाएगी। मेरी ये किताब लिखी हुई है ये, तो पब्लिकेशन के लिए बस समझ लीजिए अंडर प्रोसेस था। बात हो गई पब्लिशर से, कल या परसों इंशाल्लाह चला जाएगा। एकदम रेडी है बुक। ठीक है, तो जो भी छपने में टाइम लगेगा 15-20 दिन, उसके बाद पूरी किताब ये मुकम्मल आ जाएगी। ठीक है। जी, बट सर जब तक कि 15-20 दिन तक हमारे बहुत सारे, मतलब हमारा रिटर्न मैटर हमें, मतलब अगर आप ये नोट्स मतलब स्लाइड तो वाली नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक तो हमारा ये छूट जाएगा ना, किससे लेंगे हम नोट्स फिर आप ये? बनाइए ना। नोट्स इतने आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आपको स्क्रीन दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर जा रहा है, आप उसको नोट्स बनाइए ना। नोट्स आप खुद बनाएंगे, नोट्स थोड़ी ना। ठीक है, वो तो मैं आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ, वरना आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स हम नहीं प्रोवाइड करेंगे भाई, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? नोट्स तो बहुत सारे किताब मार्केट में आ रहे हैं। हाँ तो ये सर वो तो किताब जो आपको, मार्केट में जिससे आपने बनाए हैं नोट्स, वो आप बता सकते हैं कि कौन से, मतलब आपने रेफरेंस बुक लिया है नोट्स के लिए? अब जैसे अब सब्जेक्ट के एतबार से है ना। अब इसमें तो अब नहीं जैसे सर, इस वक्त जैसे आप आईबीटी का पूछ, मैं अब आईबीटी का पूछ आईबीटी का रही आप हूँ। पढ़िए, तो आईबीटी के लिए हमने कुलियात नफीसी लिया है, कुलियात कानून लिया है। ठीक है, किताबुल कुलियात लिया है। उसके अलावा आईबीटी की 2-3 किताबें हैं, जमाल सर की हैं। ठीक है, और एक है सिद्दीकी, एमएफ की सिद्दीकी, उनकी किताब है। उसके अलावा उसूल तिब है। इतनी किताबों से मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो आप तो इतनी किताबों को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए। समझ गए कि नहीं? किसी एक को आप प्रिफर करिए, जिस भी बुक को आपको जी पढ़ना है। सर, तो आपके ये पास स्लाइड शेयर नहीं हो सकती क्या? जैसे कुछ कुछ नहीं, पॉइंट जल्दबाजी में वो हो जाता नहीं है तो ना सर। रिपीट करिए ना उसको। फिर आप जब हो जाइए आप उस पर, तो देख सकती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है ना। आप 10 बार देखिए अच्छा ना अच्छा। उसको। ठीक वहां पे ठीक सर। स्पीड आप स्लो कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मन में आए वो करिए। समझ गए कि नहीं? ठीक है। एक्चुअली में हम जी। नोट्स भी दे देते, लेकिन दिक्कत ये था ना, अभी देख लो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं तो क्लासेस कितने लोग इनरोल हैं और ले कितने लोग रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। बात ये होती है। इसी तरह टेस्ट का मैटर होता है, इतना सादा होने के बाद भी टेस्ट कितने लोग देते हैं बाद में, क्योंकि हम फ्री, ये आता है कि चलो भाई आप बाद में दे दोगे, मल्टीपल अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसी चक्कर में लोग टेस्ट टाइम पे नहीं देते हैं। इससे नुकसान आपका तो होगा ही होगा, मेरा भी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट हमको उस हिसाब से नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होता ना। नहीं, हमारा भी मोटो यही है कि अच्छे बच्चे सिलेक्ट हों, खूब सिलेक्शन हो। तो फिर वही होता है, सबको तैयार कराया जब मिल जाता है तो आदमी अपने सहूलत के एतबार से काम करता है। ऐसे रहेगा आप यहाँ पे 100% कंसंट्रेट क्लास में रहेंगी, भाई कोचिंग की है ना। यहाँ मकसद जी क्या है? आप इसको पढ़ना समझना। किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं, हिजामा पे आपको पूरी जी किताब मिल जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है वो हमको बताना है। ठीक है, बस उन्हीं जी चीजों को आपको पढ़ना है, उन्हीं चीजों को मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप जब यहाँ पढ़ेंगी तो जो आपके डाउट्स होंगे अभी आप तुरंत पूछ लेंगे यहाँ पे। समझ गए? वरना आप जी चैट जीपीटी से, एआई से खोदते रह जाएंगे, यूनानी है मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो ऐसी ऐसी चीजें देगा कि वो आप घूमते रह जाए, उल्टी सीधी बातें देते हैं। ठीक है, तो जी आप इसको कंसंट्रेट होकर सुनिए, आप लिखिए, नोट्स बनाइए। आप, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपको, जो भी चीजें लिखने वाली होती है या जो इसमें मेंशन नहीं होता मैं बता देता हूँ। बहुत नहीं, सारी क्योंकि बातें सर मतलब या तो हम मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो मतलब उसमें तो एंड में हम नोट्स बना ही लेंगे, बट अगर क्लास के चलते चलते फिर इतनी स्पीड नहीं रहती, क्योंकि आप हम सुनेंगे मतलब
डबल डबल नहीं, कंसंट्रेट किस आप पे नहीं करें, समझ पा हम रही हैं। सुनने पे जो करें कि इम्पोर्टेंट चीजें होती है, मैं बोलता हूँ ना कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट जी। करा कर, समझ में आ गया कि अच्छा। नहीं? बाकी चीजों को आप रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लिया करिए। नोट्स अच्छा। बनाने का ये तरीका होता है कि आप जी सारे कहानी जब रिवाइज करने बैठेंगी तो पूरी कहानी थोड़ी ना पढ़ेंगी। अब आप जी सिर्फ उन जी चीजों को पढ़ेंगी जिससे क्वेश्चन, हाँ, जी। रिवीजन के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा ठीक। हाँ, नेक्स्ट ठीक है आइए। सर। तो ये किफा हमारा हो गया, जो सरसाम के लिए, खुन्नाक के लिए, खुला और रमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो सरसाम पूछा जाता है, ठीक है, और खुला ये खुन्नाक है, ठीक है। मकाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी की हजामत से मर्द निसियान पैदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल ये आया हुआ है, तो आप जब पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ये दिया हुआ है, ठीक है, कि किस मकाम के हजामा करने से मर्द निसियान का खतरा होता है। तो आप क्या बताएंगे? गुद्दी। हाँ, तो गुद्दी पे करेंगे, ठीक है। और चिंदिया, चंदिया जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये सर जी सर। देहाती जबान में बहुत बोला जाता है। देखिए हमारा ये सर है, सपोज दैट ये आंखें हैं, ठीक है, आदमी का ये हेड है पूरा, नाक मुंह। तो ये जो मकाम होता है, जो फोंटेनेल होता है ना, कौन सी फोंटेनेल है ये, क्या नाम देते हैं इसको? इंटीरियर। ठीक है, फोंटेनेल, ठीक है, उसी को छदिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुव्वते फिक्र खराब हो जाता है। कभी कभी हम लोग सर, अमराज सर में बाल झड़ रहा है, और बहुत सारे अमराज में हम यहाँ पे भी सर पे भी करते हैं। तो देखिए, अगर बुद्धि पे करते हैं तो इससे मर्द निसियान पैदा होने का खतरा होता है। ऐसा नहीं कि सबको होगा, ये ऐसा होता नहीं हम कोई दवा खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये साइड इफेक्ट है। तो ऐसा नहीं उस दवा के खाने से मेंशन होता कि हम पैरासीटामोल ले रहे हैं तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं हर इंसान को होगा, में भी हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर बुद्धि पे हजामा करते हैं तो निसियान पैदा हो सकता है। और जदिया पैजामा करने से फिक्र खराब हो सकता है। कुव्वते फिक्र का मतलब हम लोग पढ़े ना, मुफक्किरा, मुतखय्यला, ऐसा पढ़े हैं ना। तो सोचने समझने की जो है कैपेसिटी है वो हमारी खराब हो सकती है, इफेक्ट उस पर पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पिंडली। पिंडली को हम लोग क्या कहते हैं अरबी में? साक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। बोलिए भाई। हाँ, साक। साक में कब किया जाता है? दर्द गुर्दा, वर्म रहम, एतबा से है। यानी ये कुल मिला के हमारा लोअर एब्डामेन का जो रीजन है, उस रीजन में जो दिक्कतें हो रही हैं, अमूमन देखो, वर्म रहम भी है, एतबा से हैज भी है, और दर्द गुर्दा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्म रहम और एतबा से हैज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एतबा से हैज पिंडली में हजामा किया जाता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिएगा, कि पिंडलियों की हजामत फस्ल के करीब माना गया है, ठीक है। फस्ल का मतलब क्या, मतलब समझते हो इसको? वो फर्स्ट का ये वेनी सेक्शन। नहीं, वेरिफिकेशन तो समझते ही हो, लेकिन फर्स्ट के करीब क्यों कहा इस्तफराग गया फर्स्ट? कुल्ली सर। हाँ, वेरी गुड। इस्तफराग इस्तफराग कुल्ली होता है, तो ये पिंडली का ऐसा मकाम है जहाँ पे हिजामा करेंगे तो ज्यादातर मवाद जिस्म के बाहर आ सकते हैं, इसलिए उसके करीब माना गया। वो है नहीं एग्जैक्ट, लेकिन करीब माना गया, ठीक है। रीजन इसका ये हो जाएगा। सुरीन, दोनों रानों के दरमियान बालाई मुकात जिसको कहते हैं, ठीक। सुरीन तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हिप को कहते हैं। तो दोनों रानों के दरमियान जो बालाए मुकात, जो मकात का ऊपर का हिस्सा होता है जस्ट, तो वहां पे जब किया जाता है तो बवासीर है, निसा है, निकरस है, ठीक है। इन तमाम मर्ज की सूरत में क्या किया जाता है, जब सर वगैरह में गैस चढ़ जाए, तो इन तमाम सूरतों में हम करते हैं सुरीन के मकाम पे हिजामा, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ पांव, दर्द सर, सरकाम, शिद्दत तप, सुरूज, बुखारात, बुखारात चढ़ जाए दिमाग में, या दर्द सर हो रहा है, सरकाम में भी हाथ पांव पे करते हैं। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में भी करते हैं। कूलों के माबैन, दोनों कूलों की जो हड्डियां होती है उसके दरमियान जो करते हैं वर्म रहम, वही पूरा जो अभी ऊपर पड़ा, वर्म रहम, वर्म मुकाद और खुसैतैन के लिए इस्तेहादा में भी, ठीक है। फिर है शानों के माबैन। शान कहते हैं कंधों को, तो कंधों के दरमियान नफ्सुद्दम में, दर्द शाना में, दर्द हलक में। बिल्कुल आसान सा होता है, आप एक बार पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो आसी पास के आजा होते हैं, अरे हाँ, आजा होते हैं, उसी एतबार से उसके अमराज को देखते हुए किया जाता है। तो नफ्सुद्दम में या दर्द शाना हो रहा है, दर्द हलक हो रहा है, तो ऐसी सूरत में शानों के दरमियान करते हैं। इसी तरह नाक के ऊपर कभी, नाक मतलब नाफ मतलब बेली बटन, एम्ब्लाइकस। ठीक है, बेली एम्ब्लाइकस। बटन, ब्लैकर। तो कोलेंज वगैरह में ये पूछा गया है, कोलेंज में कहाँ करते हैं बस, ठीक है। बकिया दर्द मेदा, दर्द रहम वगैरह में भी करते हैं। जेर पिस्तान आपको बहुत पहले बता चुके हैं हम, जेर पिस्तान किस सूरत में करेंगे? कसरते हैज के, ठीक है। हम्म। और एतबा से हैज में कहाँ करते हैं? पिंडलियों में।
पिंडलियों पे। पिंडलियों में, ठीक है। इसके अलावा और भी मकामात होते हैं जहाँ पे करते हैं, जैसे हमारे हो गए कम हदवा पे कहते हैं, ठीक है। तो कम हदवा वगैरह पे करते हैं, चक्कर वगैरह आने पे, ठीक है, आँख के। इसी तरह जो है थूड़ी के नीचे भी करते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हिजामत ताहतु जकन। जकन कहते हैं थूड़ी को, चीन को, ठीक है। वहां भी किया जाता है दांत वगैरह या चेहरे के अमराज में, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम जो है ताहतुर रकबा, ताहतुर रकबा किसको कहते हैं? रकबा किसको कहते हैं भाई, बताओ। वजह रकबा पढ़ते हैं ना हम लोग। घुटने के नीचे सर। घुटने को, रकबा जो होता है वो घुटने को बोला जाता है, ठीक है। वजह रकबा कहते हैं ना हम लोग, जब ओपीडी वगैरह करते रहे होंगे तो डीडी वगैरह बनाते रहे होंगे, लिखते रहे होंगे वहां पे, जो यूनानी की वो करते हैं, तो रकबा जो बोला जाता है वो घुटने को बोला जाता है। तहत होता है नीचे के लिए, तो घुटने के नीचे जब किया जाता है जामा, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो घुटने के नीचे हम लोग जैसे टीस वगैरह पैदा हो गया किसी को, ठीक है, और कोई गर्म अखलात की वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही है, पिंडलियों वगैरह में कोई दिक्कत होती है, तो इसमें, या पुराने फोड़े खूब निकलते हैं, बच्चों में अक्सर होता है ना। तो या कुछ लोगों में जब बड़े हो जाते हैं तो वही हालत रहती है कि फोड़ा खूब निकलता है और सही नहीं होता है। तो इन तमाम सूरतों में तहतुर रकबा में करते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता रहे हैं मकाम है एक उसका, ठीक है। उसके अलावा टखनों की हिजामत करते हैं। टखने को क्या कहते हैं, बोलो। अंकल। एंकल। अंकल। काबतैन, ठीक है। एंकल वंकल नहीं आएगा लिखने के उसमें यूनानी में, काबतैन, ठीक है, अरबी लफ्ज आएगा। क्या कहते हैं, काबा कहते हैं टखने को, काबतैन दोनों के लिए बोला जाता है। तो टखने की, तो टखने के तौर पे किया जाता है ये जो अरकुन निसा वगैरह में किया जाता है, ठीक है। इरकुन निसा हो गया। उसके अलावा एतबार से हैज में भी किया जाता है टखने में, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, एंकल एड़ी को कहते हैं भैया। कौन अभी एंकल बोल रहा था? टखना और घुटना ये सब फर्क जानो। घुटना कहते हैं रकबा को, ठीक है, ये आपका। और टखना ये होता है, एंकल ये होता है, देख रहे हैं कि नहीं। टखना इसको कहते हैं। वजू बनाते हैं कहाँ तक, पैर कहाँ तक धुलते हैं, एंकल तक, टखने तक ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो रकबा, जो इतनी इतनी चीजें लिखी है, तातुर रकबा, ये तातुर रकबा में वही है, पिंडली वगैरह में फोड़े फुंसी हैं तो किया जाता है। काबतैन में जो किया जाएगा, यानी टखनों के दरमियान, कब करते हैं, जब एतबार से है तो इल्तिमिसा हो। उसके अलावा जो है हम लोग करते हैं हिजामा जो है वो कतन। कतन किसको कहते हैं, वजहुल कतन, ये भी जानते होंगे, कतन किसको कहते हैं, कमर सर, कमर। किसको कहते हैं? कमर सर, कमर। हाँ, कमर को कहते हैं कतन, कहते हैं कमर को। तो कमर पे भी लगाई जाती है, ठीक है। अब कमर पे कब लगाया जाएगा, देखो वही निकरस हो गया, बवासीर हो गया, उसके अलावा अगर गैस वगैरह बहुत हो रहा है, या मसाने के अंदर कभी कभी रिया इकट्ठा हो जाता है, तो रिया है मसाना की सूरत में किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है पीठ वगैरह में बहुत खुजलियां हो रही हैं, खराश हो रहा है, तो पुष्ट में अगर खराश हो रहा है तो इसके लिए, तो ये सब मकाम इंपॉर्टेंट नहीं है पूछने के लिए अमराज के ताल्लुक से, सिर्फ मकाम का नाम याद रखिए कि कतन किसको कहते हैं, ठीक है, रकबा किसको कहते हैं, ये इसलिए मैं बता दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे ऊपर जिक्र किया है सवालात वहीं से ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। सूरीन को दूसरा वर्क भी कहते हैं, वर्कैन जमा हो जाएगा सूरीन को, ठीक है। अभी ऊपर जो बताया ना सूरीन, तो सूरीन वर्कैन को कहते हैं ये, या वर्क या वर्क जमा इसकी वर्कैन होता है। तो इस तरीके से नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। हिजामत से जो रूह, हाँ सॉरी, हिजामत से जौहरे रूह कम खारिज हुआ करती है, ठीक है। जब हिजामा हम करते हैं तो जौहर इसमें जो है वो कम निकलता है, लेकिन जब फर्क करते हैं तो जौहर का भी, रूह का जौहर भी ज्यादा निकलता है। ये इसलिए हिजामा जो है इसमें कहीं ना कहीं जौहर को महफूज रखता है हमारे। आधा रईसा को हिजामत से कम सदमा पहुंचता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हिजामा करते हैं तो आधा रईसा को बहुत ज्यादा सदमा नहीं पहुंचता। ये कंपैरेटिव एक्चुअली में स्टडी है, पथ से बोला जा रहा है, ठीक है। तो हिजामत में जौहरे रूह रूह कम खारिज होगा, दूसरा को कम सदमा पहुंचता है, यानी कम नुकसान होता है, ठीक है। तो यही थे हिजामा के बारे में। और ड्राई कपिंग में क्या होता है, ड्राई कपिंग में होता है एक्चुअली में मकसद जो होता है वो होता है एमाला करना, ठीक है। क्या मकसद होता है, हाँ। हिमालय एमाला का। करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और इन जनरल आप
एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे किस किस अमराज में होता है। तो अमूमन ज्यादातर अमराज में हिजामा का इस्तेमाल होता है, जल्दी अमराज हो, ज्वाइंट पेन हो, ठीक है। और अमराज दिमागिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है हिजामा का वर्म शोबतुर्रिया वगैरह में, बवासीर वगैरह में, हाइपरटेंशन में, अक्सर अमराज में कुल मिला के इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ममनुआत कहाँ है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। वैसे पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें एक दो नोट करिएगा बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला वही है कि बच्चों में या 10 साल से कम उम्र के लोगों में हम हिजामा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको शुरू में ही बता दिया है। जब भी डर्मेटाइटिस होगा, इसको याद लिख सकते हैं, डर्मेटाइटिस यानी इल्तिहाबे जिल्द। डर्मेटाइटिस मतलब, अभी जिल्द। हाँ, इल्तिहाबे जिल्द। इल्तिहाबे जिल्द डर्मेटाइटिस के नतीजे में नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है भाई, इन्फ्लेम्ड है। वहां पे जिल्द में आपके इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, और वहां पे आप करेंगे तो खून का क्या होता है, उधर दौरान बढ़ेगा, WBC और आएंगे तो सारी दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए वहां पे ममनू होता है। एक्यूट फीवर की कंडीशन में हम कभी हिजामा नहीं करेंगे, इस तरह वैसे भी एक्यूट फीवर में मना किया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मिर्गी की सूरत में हम हिजामा नहीं करेंगे। जब इसका एपिसोड आ रहा हो, मिर्गी में सरा ममनू, अरे हिजामा ममनू होता है, ठीक है। याद लिख लीजिएगा इसको, इल्तिहाब जिल्द और सरा, इसको लिख लीजिएगा। बाकी आप दौरान हमल वगैरह तो वैसे ही नहीं करेंगे, बूढ़ों में नहीं करेंगे, ये सब जानते ही है। और ओबेसिटीज के सिमने मुफरित की कंडीशन में भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिमने मुफरित की कंडीशन में लिख लीजिए, सरा के और इल्तिहाब जिल्द के, इन सूरतों में नहीं करेंगे। और ये जो तीन मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा, इल्तिहाब जिल्द यानी डर्मेटाइटिस, उम्मियाते हादा, ठीक है, और सरा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अगला सर एक टॉपिक की बार तरफ। और कंप्लीट कर दीजिए, सरा और किसको, उसके अच्छा, बाद अच्छा, कौन किस में सा? नहीं करना है। देखो, इल्तिहाब जिल्द में नहीं करना, लिख भी दे रहे हैं भाई, इल्तिहाब जिल्द, ठीक। दूसरा है हुम्मियात हादा, यानी एक्यूट फीवर, ठीक है, या हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होती है जब। तीसरा सरा, सरा किसको कहते हैं, इपिलेप्सी, एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी। लोग में ये भी लिख दे रहे हैं, ठीक। और सिमने मुफरित, तो मुफरित में यानी ओबेसिटी जिसको कहते हैं। सर डर्मेटाइटिस 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं करेंगे, और सरा, होम्योपैथी, हार्दा, एपिलेप्सी हाँ, और ओबिसिटी। हाँ, इन तमाम सूरतों में हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, ज्यादा कमजोर हैं, ये सब चीजें तो सबके लिए कॉमन होती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिक इस्तफराक कभी भी नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला है इरसाले अलग, ठीक। क्या कहते हैं इसको, लीस्ट थेरेपी। लीचिंग, गिरिडो, लीच हाँ, थेरेपी। गिरिडोथेरेपी या लीच, लीचिंग कहते हैं, हिरिडोथेरेपी, हिरोडिना लीच के लिए टर्म जो साइंटिफिक है, उसी से बना हिरिडो, ठीक है। तो जोंक के जरिए जिस्म के किसी हिस्से से खून चूसने को क्या कहते हैं, इरसाले अलग कहते हैं, ठीक है। जो है शेखुर रईस और अतिब हिंद जो थे, इसके साथ इनकी तायद की है शेखुर रईस की, अतिब हिंद ने भी। इनका कौल है कि अमराज जिल्द के लिए जोंक का इस्तेमाल नहायत मुफीद है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अतिबा हिंद करके सवाल पूछा गया है कि अमराज जिल्द के लिए कौन सा इस्तफरा का वो दिया ऑप्शन, उसमें ये सारी चीजें थे, हिजामा और दुनिया भर का। तो इरसाल अलग था उसमें आंसर, ठीक है। जैसे कोई भी अमराज जिल्द हो, जरब हुआ, खनाजीर हुआ, चंबल हुआ, जहरबादा हुआ, नवासीर हुआ, जितने भी कुल मिला के अमराज जिल्द में बहुत मुफीद है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि अमराज जिल्द में कहा किस अतिबा ने, या अतिबा हिंद के नजदीक या शेख रईस के नजदीक किस अमराज में बहुत मुफीद होता है इरसाल अलग, तो आप भी जवाब देंगे। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो है ये जो जोक होती है, भाई ऐसे तो है नहीं जो भी जोक पाएंगे उठाएंगे चिपका देंगे, है कि नहीं है। तो बेहतर जोक कौन होगी, ये पूछा जाता है, कारामत जिसको कहते हैं, यानी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर वो जोक होती है जो उस पानी में पैदा हो जिस पर काई जमी हुई हो। क्या जमी हो, ये काफी लिखा हुआ है, काई होता है, ये काई जानते हैं ना, एलगे, एलगे टाइप, ठीक है। गंदगी। तो काई, हाँ, कवक जिसको कहते हैं हम, तेलगी। तो उस पानी की अगर जोक है तो वो बेहतर मानी जाती है, ये आपके टेस्ट में भी सवाल दिया गया था। इसमें छोटे छोटे मेढक पाए जाते हो, यानी जिस तालाब में वो जोक है
उसमें क्या हो, मेढक भी पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसका सर छोटा होना चाहिए। जो जोंक को देखा होगा, एक मोटी सी होती है एकदम बिल्कुल, सर भी आगे मोटा मोटा सा ऐसे होता है। तो ये वाली नहीं है, जो पतली पतली होती नहीं है, ये वाली बहुत मुफीद होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो सर उसका कैसा हो, छोटा हो, कलेजी के जैसा। ठीक, उसकी रंगत कैसी हो, कलेजी की जैसी, कलेजी जैसी होती है। और चूहे के दुम के मानी छोटी हो, जैसे चूहे का दुम होता है, ऐसे होता है ना चूहा, आपने देखा होगा, बनाते होंगे हम लोग। तो चूहा का दुम ऐसे होता है, ग्रेजुअली जाके पतला होता चला जाता है। तो इस तरीके से चूहा होना चाहिए, जैसे उसका दुम होता है चूहे का, उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये कारामत जोंक की पहचान होती है। वो जोंक जिनके जिस्म पर लाजोर चमकदार धारियां पाई जाती हैं, वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो लाजोर एक पत्थर होता है नीले रंग का चमकदार, तो उसी तरीके की धारियां जिस पे पाई जाए तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर इसी तरीके से देखने को मिलती है खूब। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये जोंक होती है ना, उसके मुंह में यानी बक्कल ग्लैंड, उसके माउथ में क्या पाया जाता है, बक्कल ग्लैंड पाया जाता है, जहाँ से वो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। ठीक है, जोंक के माउथ में क्या पाया जाता है, फेरिंग्स होता है, उसमें भी फेरिंग, फिर उस माउथ कैविटी में एक बक्कल ग्लैंड होता है, तो उससे सलाइवा निकलता है। और उस सलाइवा में जो है बहुत सारे कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं। जैसे उसमें जो है एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिसको हीरोडिन के नाम से जानते हैं, अभी पूरा हम डिटेल बता देंगे। उसके अलावा उसमें जो है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, जिसके अंदर पलटी पाई जाती है, एंटीबायोटिक फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइलुरिनाडेज एंजाइम वगैरह। उसके अलावा उसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वैसोडाइलेटर भी होता है उसके अंदर। उसके अलावा जो है उसमें जो हिस्टामिन वगैरह लाइक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीज एंजाइम वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये उसके थे। तो ये क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम्स जब वो सिक्रीट करती है, जब ब्लड को सक करेगी तो आपके ब्लड में वो डाल देगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये सारी जो चीजें हैं जाके आपकी बॉडी से रिएक्ट करेंगी, और आपको उसका मकसद ये होता है कि जब वो हम लगाते हैं तो जैसे एंटीकोगुलेंट आ गया, तो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड की जमात जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो चीजें, बाकी एंटीबायोटिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन्हीं खूबियों की वजह से क्या होता है, जब हम लगाते हैं तो जो मकाम माउथ होता है, तो वहां पे वो अपना सलाइवा जो है क्या करेगी, पुट करेगी, वहां पे आपके खून में वो डालेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो और जो ब्लड है वो सक करती है। तो जो खराब फासिद ब्लड है वो तो वो सक कर लेगी, उसके अलावा वो अच्छे अच्छे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपके ब्लड को ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को जो है उसे वो होता है, और डिजीज को जो है जल्दी से वो मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप जो है कैसे लगाएंगे। ठीक है, मेथड क्या होता है। ठीक है, तो मेथड में ये है कि जो होता है, एक दिन बेशतर जो पकड़ कर गंदगी वाला है, इससे पाक को साफ कर लिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तालाब है, अमूमन तालाब ही में पाई जाएंगी, तो वहां से उसको हम पहले ही कलेक्ट कर लेंगे, और उसको पाक कर लेंगे, धुल उधा के, उसके अंदर गंदगी वगैरह लगी हुई, ताकि वो क्या करे, इन्फेक्शन ना और पैदा कर दे। जब इस्तेमाल करना हो तो जो को पानी के भरे हुए बर्तन में डालकर उनकी रफ्तार चेक करें, जिनकी रफ्तार तेज हो उन्हें पकड़कर साफ करें। तो इसमें बस एक पॉइंट आपको याद करना है कि जो तेज रफ्तार वाली जोंक होती है, पानी में डालेंगे, जो हाइपर एक्टिव होती है उन्हीं को हम लगाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जोंक लगाने से बेशतर मकामी माओ को नमक के पानी से धोकर मुलायम कपड़े से रगड़ दें थोड़ा सा, ताकि वो सुर्ख हो जाए, फिर वहां पे वो लगाएं। ठीक है, तो ये है कि जहाँ पे चिपकाना हो थोड़ा सा उसको धुल दें, धुलने के बाद नमक के पानी से उसको धुलने के बाद थोड़ा सा रगड़े मुलायम कपड़े से, ताकि रेडनेस वहां आ जाए, यानी ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ जाए अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं चिपक रही है, कभी कभी होता है ना, बहुत हाइपर एक्टिव होती है, भागती है और चिपकती नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, वहां पे मुल्तानी मिट्टी लगा दी जाती है, किसी भी जानवर का खून लगा देंगे तो चिपक जाएगा। नहीं कुछ हो रहा है, हल्का सा बहुत माइन्यूट कट लगाते हैं, ताकि हल्का सा ब्लीड वहां निकल जाए, वो तुरंत चिपक लेता है। ठीक है, तो ये सब तरीका था। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट था कि रफ्तार जिसकी तेज हो वो लगाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये देखा जाता है कि अगर नहीं चिपक रही है तो क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी किसी हैवान का खून लगा देते हैं, और उसको थोड़ा सा मल के सुर्ख कर देते हैं। अब चिपका तो दिए हैं, तरीका ये होता है अलहदा करने का कि वो अपने आप गिर जाती है, ब्लड सक कर लेगी कभी। 99% यही होता है कि जब वो पूरा फुल सक कर लेती है, ब्लड निकल जाता है। ठीक है, खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन अगर कभी कभी नहीं निकलता है खुद ब खुद, तो फिर क्या करते हैं, हल्का सा राख या थोड़ा सा नमक डाल देंगे उसके ऊपर, तुरंत वो छोड़ देती है। ठीक है, तो ये होता है कि थोड़ा सा राख डाल देंगे। का तारीख, तारीख को क्या कहेंगे,
दैट तारीख जो होता है ये पसीना लाने का जो अमल होता है उसी को कहते हैं हम तारीख। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका होता है इस अफराद का, ठीक है। तो पसीना जिल्द की गुददे अर्किया का अफराद है, किसका? गुददे अर्किया मतलब स्वेट ग्लैंड, ठीक है। हाँ, तो उसी का सिक्रीशन होता है। ये गुदद जिस्म के जिल्द में बकसरत फैले हुए होते हैं, ये सब जानते ही हैं। जहाँ बाल नहीं होते वहां उनकी कसरत ज्यादा होती है, इसीलिए पसीना वहां से ज्यादा होता है। तो जहाँ बाल नहीं होते वहां इनकी कसरत ज्यादा होती है, लेकिन वो कौन सा मकाम है जहाँ बाल होते हैं फिर भी इनकी कसरत ज्यादा होती है? बता सकता है कोई? एक्सिला सर। हाँ, इसलिए आर्मपिट में, ठीक है। वहां पे भी ये बहुत कसरत से पाए जाते हैं बाल होते हुए भी। तकरीबन 600 ग्राम तक पसीना रोजाना खारिज होता है। ये सब फिजियोलॉजी के सवाल है, यहाँ कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पसीने की पैदाइश आसाब महरिका के जरिए दिमाग के तहत अंजाम पाती है, ये सब आप लोग जानते हैं। ये सब सवाल यहाँ आपसे ना पूछे जाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए दे दिया गया है। पसीने का अखराज मकामी भी होता है और अमूमी तौर पे। सही है कि गलत है ये बात? बोलो। सही है सब सर। खामोश। अरे यार, किताब सामने लिखा हुआ है तो गलत थोड़ी ना लिखा रहेगा। लेकिन कैसे सही है ये बताओ, मकामी तौर पे पसीना कैसे खारिज होता है? अमूमी तो आप जान ले, पसीना हो रहा है पूरे जिस्म से, माथे से, सीने, पेट से, पीठ से, हर जगह पसीना निकल रहा है। अमूमी का मतलब क्या होता है? अरे मकामी मतलब भूख। बताओ भाई। मकामी मतलब ये होता है, कभी आपने देखा होगा कि सिर्फ माथे से पसीना टपक रहा है ना, और कहीं नहीं, पूरे जिस्म में नहीं होता है। हाथ में खूब पसीने निकलते हैं ना लोगों के, कहते हैं हाथ पसीज रहा है, वो पसीना थोड़ी ना होता, वो पसीना निकलता है, ठीक है। इसी तरीके पैर पसीजते हैं लोगों के, वो पसीना होता है, तो ये मकामी होता है। तो इस तरीके से पसीना मकामी तौर पे भी सिर्फ निकल सकता है और अमूमी तौर पे भी निकलता है। अगर बाजू पिंडली को गर्म किया जाता है, इसको मलफूफ किया जाता है, तो सिर्फ बाजू या पिंडली तक पसीना आता है। कभी कभी पिंडलियों को, बाजू को हम क्या करें, गर्म कर दें या मलफूफ यानी लपेट दें, तो वहां से पसीना निकलता है। अगर दिमागी मरकज को तहरीक पहुंचाई जाती है तो पसीना तमाम जिस्म में आ जाता है। तो चूंकि अगर दिमागी मरकज को तहरीक करेंगे तो सेंट्रल वो है, तो पूरे बॉडी की जो भी सप्लाई नर्व की जाएगी, पसीना निकालने वाली जो ग्लैंड्स हैं सारी एक्टिव हो जाएंगी, तो हर जगह से निकलेगा, ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाएगा यार, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि अगर पिंडली को गर्म किया जाता है तो मकामी तौर पर पसीना निकलेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर दिमाग को तहरीक किया दिया जाए या मरकज दिमाग को तहरीक दिया जाएगा तो अमूमी तौर पर पसीना निकलेगा। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट था। तारीख के मकसद क्या होते हैं, क्यों पसीना लाएंगे भाई? पसीना किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन नहीं, फायदा है इसलिए हम लाएंगे। तो मकसद क्या है उसका? तकलील हरारत, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है तकलील। तकलील का मतलब कलील से बना हुआ है, यानी हम क्या करेंगे, कम। टेम्परेचर डाउन करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए। कहाँ होगा, किस सूरतों में टेम्परेचर बढ़ा होता है? बुखार हो गया तो क्या करते हैं हम, मुहर्रिकात का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, पसीना आएगा और टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है। इसीलिए देखा होगा जब भी बुखार खत्म होता है, पसीना आता है, तो बुखार उतर जाता है, ठीक है। दूसरा है तनक़ीह खून, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। पसीने का फंक्शन, ये खून के जो मवाद होते हैं फाजिल, उनको क्या करता है, पसीना उससे बाहर अपने साथ बहा लाता है, ठीक है। तो ये मुफीद होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इस्तिस्काए, अब किस में मुफीद होगा ये, इस्तिस्काए ज़क्ती व लहमी में, ठीक है। तो क्या करेगा ये, चाहे ज़क्ती किस्म का हो या लहमी किस्म का हो, एसाइटिस हमारा, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में क्या करेगा, ये मादे को खारिज कराएगा, ठीक है। अमराज गुर्दा में, अमराज गुर्दा में कैसे फायदा करेगा भाई? चलो ज़क्ती है तो मादा निकल रहा है वहां से, अमराज गुर्दा में क्या फायदा करता है बताओ? पसीना, बोलो कोई। सर कैसे ये पसीना? टॉक्सिन्स जो है बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं वो अ, अगर किडनी से, तो वैसे तो होते ही हैं बट किडनी के थ्रू फिल्टर होते हैं, बट फिर वो मतलब पसीना लाके भी टॉक्सिन्स निकलेंगे तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू निकलते हैं, हमारे किडनी के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू और पसीने के थ्रू, ठीक है। समझ गए कि नहीं?
तो जब अमराज गुर्दा हुआ होता है उस सूरत में क्या होगा, कहीं ना कहीं गुर्दे का फंक्शन क्या होगा भाई, अमराज गुर्दा मर्ज क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका फंक्शन गड़बड़ हुआ है। फंक्शन गड़बड़ हुआ है तो प्रॉपर वो एक तो फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा तो और बीमार होता जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि उसका काम ही है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो लोड बढ़ेगा तो और बीमार होगा। दूसरी बात ये है कि जब ये काम जो हम तारीख ला के कर देंगे, तो जो मटेरियल उधर जा रहा था सारा का सारा इमाला होके स्किन की तरफ आ जाएगा, तो गुर्दे को आराम करने का मौका मिलेगा, उसको फंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से उसकी तबीयत को क्या करेगी, उसको मुआविनत करेगी उसकी, और वो हेल्दी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये मादा का मवाला इमाला होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इमाला होने की सूरत में क्या हो जाएगा, सारे के जो फासिद मवाद है या फाजिल मवाद है वो स्किन के थ्रू निकल जाएंगे, और अमराज गुर्दा में इस तरह से फायदा होता है, ठीक है। और किसका जफ्ती और लहमी में डायरेक्ट क्या कर रहा है वो, डायरेक्ट इमाला उमाला नहीं हो रहा, वहां जो मादा इकट्ठा हुआ उसको पसीने से हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से औराम, जिस्मानी औराम जो खून के समी मवाद से पैदा होते हैं, अगर जो खून की कमियत की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, तो वहां भी पसीना लाने से क्या होगा, वो समी मवाद खारिज हो जाएंगे और आम कमजोर सही हो जाएगा। दर्द और तनाव में भी जब क्या होता है, आधा बदन के वर्म में दर्द और खिंचाव होता है, तो उस सूरत में गुले बाबूना वगैरह, गुले बाबूना होता क्या एक्चुअली में, एक तो मोहल्लिल आराम होता है, ठीक है। और जब वहां पे बफारा देंगे तो उससे पसीना भी आता है, तो इससे क्या होता है, वहां इरखा पैदा हो जाएगा। जब इरखा पैदा हो जाएगा तो रुतूबत आ जाएगी। रुतूबत मैंने भी बताया क्या होता है, बाई से लास्ट लास्ट टर्न में मैंने बताया था इसको, बाई से मुसक्किन होता है ना रुतूबत, होता है कि नहीं भाई। ये क्वेश्चन टेस्ट डिस्कशन में मैं डिस्कस कर रहा था। तो जब रुतूबत होती है तो बाई से मुसक्किन होती है, तस्कीन मिल जाता है। तो इसी वजह से जब तारीख होगा तो वहां पे रुतूबत बढ़ेगा, बफारा देंगे गुले बाबूना का, रुतूबत पसीना वहां से निकलेगा, तो उसकी वजह से तनाव दर्द कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मुजमिन जिल्दी अमराज, क्रोनिक डिजीज है, इन तमाम में पसीना लाना मुफीद होता है, जैसे आपका बर्स हो गया, छींक हो गया चंबल वगैरह में, ठीक है। इनमें क्या करते हैं हम लोग, इनके बाद ये हमाम करा के पसीना लाते हैं। ये पसीना लाने के फिर आप लोग तरीके पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के, किन किन तरीके से पसीना लाया जाता है। अल्टीमेट मकसद होता है पसीना लाना। तो पसीना आने की सूरत में ये फायदा होता है, और पसीना लाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अख्तियार करते हैं, हमाम, इनके बाद ये सारी चीजें, ठीक है। शदीद नजला, शदीद नजला में जो है पसीना लाना मुफीद होता है, लेकिन इब्तिदाई नजला में पसीना नहीं लाना चाहिए। किसी को शदीद नजला अगर हो गया है, लेकिन अगर शुरुआत है भी, तो उस समय नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, गलीज मवाद बाकी रह जाएंगे शुरुआत में, और खाली पतले मवाद बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो नजला शदीद हो पुराना जब हो जाएगा तब हम करेंगे तारीख। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, असेरसन रीजन में दिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट में कि इब्तिदा में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इमाले मवाद। इस घर से मुहर्रिकात का इस्तेमाल अक्सर गुर्दा और आमा के मराज में किया जाता है। अभी मैंने बताया था इसी को डिटेल में कि इमाला होता है गुर्दे के अमराज में, वही अमाला के मकसद से करते हैं, तारीख लाते हैं। और इसी तरीके से आमा के अमराज में भी करते हैं, कि ये आमा का भी काम वही है, फजला को खारिज करना। तो कुछ फजलात जो है वो हम पसीने के जरिए खारिज कर लेते हैं आमा के, ठीक है। उसके अलावा तगजिया भी करते हैं। तगजिया न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी कैसे होगी इसके अंदर, तो होता क्या है, जो जिल्द की कुव्वत जाज़िबा है उसका फेल कवी हो जाएगा। जब वहां पे हम अपने तारीख कराएंगे तो पोर्स बाकायदा खुलेंगे सारी चीजें, तो उसका तबीयत बेदार हो जाती है। तो तबीयत जब बेदार हो जाएगी जिस जिल्द की, तो उसके तमाम अफाल सही हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो उसकी कुव्वत जाज़िबा होती है वो कवी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब कुव्वत जाज़िबा कवी हो जाएगी तो अच्छी चीजें वहां पे पहुंचेंगी, तो उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से जिल्द का तगजिया होगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म जो होगा एक्चुअली में कुव्वत जाज़िबा का फेल कभी हो जाता है जिल्द का, इस वजह से उसको तगजिया भी मिलने लगता है। अब अभी मैंने बताया था ना कि तरीका क्या होगा पसीना लाने के, तो तरीके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा जिल्दी उरूक को फैलाना, ठीक है। तो मकसद ये होता है कि पसीना हम कैसे लाएंगे, तो ये होता है जो उरूक हैं उनको हम फैलाएं, तभी वहां पे क्या होगा, जब उरूक फैलेंगे तो क्या होगा बताओ। भाई वैसो डायलिटेशन होगा तो पसीना आएगा, यही होता है ना, गर्मी बढ़ती है वैसो डायलिटेशन होता है, सर्दी होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो वैसो डायलिटेशन करा के क्या करते हैं हम। दूसरा तरीका होता है अब इसका कि वरूप को हम कैसे डायलेट करें, वैसो डायलिटेशन कैसे करें, क्योंकि वैसो डायलिटेशन के नतीजे में पसीना आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्म टिकोर करेंगे।
इनकबाब करेंगे। अभी ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ाएंगे, टिकोर को, इनकबाब को, हम्माम को, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनकबाब करते हैं, आफजन करते हैं, सिस्बात वगैरह जिसको कहते हैं। तो ये गरम टिकोर करेंगे या इनकबाब करेंगे या हम्माम करते हैं या अफजन वगैरह कराएंगे। इससे क्या होता है, जो है वैसोडाइलेशन हो जाता है, जल्दी बरूक फैल जाते हैं, इसके नतीजे में पसीना खूब आता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि खून को रकीक करने वाले मुशरिबात क्या करें, खून को पतला कर दें। जब खून पतला हो जाएगा तो भी क्या होगा, इससे भी पसीने आएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इनके इस्तेमाल से खून के दबाव को बढ़ाया जाएगा। जब भाई खून पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से पसीना आएगा, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है पसीना लाने का, कि पसीना पैदा करने के लिए असली मराकिज को जो होते हैं, जो उसको तहरीक दे दे डायरेक्ट, उसके लिए काफूर वगैरह से जो काम करता है, काफूर पसीना इसी तरीके से लाता है कि जो असली मराकिज है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसकी वजह से पसीना आता है। चौथा तरीका होता है पसीना पैदा करने वाले मरकजों को मुनाकिस करना, ठीक है। तो उसको मुनाकिस करके, ठीक है, जैसे मसाला वगैरह, यानी डायरेक्ट नहीं, वाया उसको जो है हम तहरीक पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं मुनाकिस करना, ठीक है। जैसे गरम मसाला वगैरह हुआ, तो एक गरम मसाला वगैरह क्या करते हैं, अल्टीमेट जाके वो मरकजे, जो पसीने का मरकज होता है, सेंटर होता है पसीने का, यानी जो स्वेटिंग सेंटर है, उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो मसालेदार ग़िज़ाएं वगैरह खिलाएंगे तो इससे भी लोगों को, अब देखा होगा आपने, कोई मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो तुरंत पसीना आ जाता है, ठीक है। जब चाट वगैरह आप लोग चटपटी चाट खाने जाते हैं तो देखिए पसीना निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है पसीना लाने के तरीके, ठीक। तो ये था कि पसीना कैसे निकाला जाएगा। अब इनके तरीके हैं, तो इनके जो तरीके होते हैं, वो पसीना लाने के दो किस्में हैं। एक है तिब्बी तरीका, ठीक। तो तिब्बी तरीका यानी जिनमें बगैर इस्तेमाल अदविया के पसीना लाया जाए, सॉरी तिब्बी करें, तबई तरीका, यानी बगैर कोई दवा ववा दिए हम क्या करें पसीना लाएं, तो उसको कहेंगे तबई तरीका, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बाहर से हम हरारत पहुंचा देते हैं, यानी खारजी हरारत जिसको कहते हैं, एक्सटर्नल हीट देंगे। तो इससे क्या होगा, जल्दी उरूक में इसतरखा पैदा हो जाता है और खून ज्यादा दौरा करने लगेगा और पसीने की गिनती में क्या हो जाएगा, पसीना आएगा और वो खारिज होने लगेगा, ठीक। दूसरा तरीका ये होता है मोरिकात का इस्तेमाल कराएं। मोरिकात मतलब पसीना लाने वाली दवाएं देंगे, जैसे गर्म टिकोर। ये दो तरह के होते हैं, खुश्क होते हैं, एक होते हैं रतब, यानी टिकोर तो गर्म होगा लेकिन गरम गरम के साथ खुश्की भी होगी, या गरम रतब होगा। खुश्क वाला कौन होगा, जैसे हम क्या करते हैं, गर्म पानी बोतलों में, अब देखिए आपने सोचा पानी गर्म है तो पानी तो रतब होता है, लेकिन पानी को मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ। पानी क्या करते हैं हम लोग, सिकाई देखो करते होंगे ना, किसी बॉटल में पानी डाल दिया, उसके जरिए से सिकाई करते हैं, ठीक है। या आती है ना, आप बैग वगैरह आते हैं ये, तो जो बैग वाले आते हैं ये सब पानी वाले गर्म करके फिर उससे सिकाई करते हैं, तो वो गर्म टिकोर होता है, ठीक है। रबर की थैलियां वगैरह आप कपड़ों की सबकी आती है, उसमें पानी गर्म कर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी से वो गर्म होता रहता है, हम लोग सिकाई करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं खुश्क टिकोर। दूसरा होता है रतब। रतब का मतलब ये है कि पानी को गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद उसमें कपड़ा डाला और कपड़े से फिर सिकाई करते हैं मकान माउथ की। तो क्या हुआ, पानी गर्म भी है और पानी रतब भी, यानी डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टिकोर की दो किस्में होती है, खुश्क एक रतब, ठीक है। तो ये पसीना लाने के तरीके होते हैं। दूसरा होता है पोल्टस। पोल्टस अलसी के क्या करेंगे हम, आटे को पानी में गूंद लेते हैं, अलसी का आटा, ठीक है। अलसी क्या है, अलसी क्या होता है बताओ। फ्लैक्स सीड। फ्लैक्सीज। हाँ ठीक है, फीड होता है। तो उसको क्या करेंगे, उसका हम वो बना लेंगे, फ्लोर बना लेंगे, उसको गूंद लेंगे और उसको गर्म करके वर्म लौसतैन वगैरह में क्या करते हैं, हम उस पे बांध देते हैं, ठीक है। तो इससे पसीना खारिज होकर वर्म दूर हो जाता है मकामी तौर पे, ठीक है। दूसरा होता है इनकबाब, बफारा लेना, ये भी पसीना लाता है। इनकबाब के नतीजे में हम लोग देखते हैं जब गर्मी सर्दी लग जाती है हम लोगों को, तो भाप वगैरह लेते हैं ना, तो पसीना भी खूब निकलता है। तो क्या होता है इसमें, इसका तरीका होता है कि जो अदविया होती है मोरिक पसीना लाने वाली, उनका उबलता हुआ जोशादा लेते हैं, ठीक है। फिर वही है कि कपड़ा वपड़ा ढक के, इसमें तरीका वही दिया है कि या तो ऐसे बंद, एक वो केबिन वगैरह बना देते हैं, उसमें बैठाल देते हैं, या फिर कपड़े से लपेट के हम लोग बाल्टी वगैरह या बर्तन में रख के फिर चादर ओढ़ लेते हैं, उससे भाप लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि मकाम माउथ को उस भाप को पहुंचाएंगे, उससे वहां पे पसीना आएगा, ठीक है। उसके बाद नुस्खे दिए गए हैं इनके बाप के, कि भाप वाले कौन से नुस्खे हैं जो पसीना लाते हैं। तो ये बाबूना, अकलील मलिक, ठीक है। अकलील मलिक किसको कहते हैं, नाखूना को। नाखूना को, ठीक है। तो नाखूना, बाबूना, तैसून, मर्दनजोश, इजखर, इजखर, बादियान, बीकरफ, ठीक है, गुले सुर्ख,
ये सब लेके क्या करेंगे, हम पानी में जोश दे देंगे और उसी से बफारा लेते हैं। ठीक। तो ये सब नुस्खा वगैरह एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये सब पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानना चाहिए। लुस्सैन कबाब क्या क्या है, अकलीलुल मली कैसूम और बाबूना मर्दनजोश इस्खर बादियान बीफ तरफ गुले सुर्ख। ठीक है। और पानी में इसको जोश दे देते हैं, जब एक तिहाई बच जाए उसी से भाप लेंगे। उसके अलावा पसीना लाने के लिए बखूर का भी इस्तेमाल करते हैं। बखूर कहते हैं, क्या कहते हैं किसको, सर बताओ। बखूर तो वो धोनी। उसकी हाँ, मतलब बुखार से बना हुआ है, बुखार बखूर। ठीक है। धुनी जैसे धुआं फ्यूम्स जो होते हैं, जला के, फ्यूम्स। धुआं। हाँ, तो कोई दवा जला के, आप फ्यूम्स इसको कहते हैं। तो इससे भी, बखूर से भी पसीने आते हैं। जब कोई ऐसी अदविया रहती है जो पसीना लाने वाली अदविया और उसकी धुनी देते हैं, उससे भी पसीना आता है। ठीक है। ये जो होता है चेचक के दानों में बड़ा मुफीद होता है बखूर लाना। क्या है उसका नुस्खा चेचक, तो याद रखिए, ये आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। बाबूना नाखूना बनफशा खत्मी सबूस गंदुम। सबूस गंदुम का मतलब, सर गंदम की भूसी। हाँ, गंदम की। ठीक है। इसको क्या करेंगे, पानी में जोश दे देंगे, फिर उसके भाप को लेके उसका बुखारात उड़ाते हैं, उससे लेते हैं। उसके अलावा हम्माम भी कराएंगे। हम्माम स्पेशली हम्माम गर्म कराएंगे। ठीक है। तो हम्माम में ज्यादा देर तक ठहराते हैं, ऑटोमेटिक पसीना आने लगता है। ठीक है। उसके अलावा आफजन कराते हैं। आफजन सादा गर्म पानी से भी करा सकते हैं, तो भी पसीना आएगा। सिर्सबाज जिसको कहते हैं, या मोर्रिक अदविया उसमें डाल दें, मुहल्लिल अदविया डाल दें। ठीक है। तो मरीज को कंधों तक या जेर नाफ तक बैठाना अफजन कहलाता है। तो अफजन क्या होता है, मरीज को जेर नाफ या कंधों तक बैठाएं, इसमें गर्म पानी में, या फिर मोर्रिक अदविया के जोशादे में। ठीक है। अब ये नुस्खा दिया हुआ अफजन का, जो पसीना लाने वाला है। तुख्म कत्ता, तुख्म तेरा तीजक, तुख्म गजर, तुख्म शलजम, सुद्दाब, लबलाब, बादियान, बरगे करफ, गंदना, ये सब जो है एक एक तोला। 5 माशा करम कल्ला 2.5 तोला, प्याज इतना लेके, रोगन जैतून इतना 34 तोला। 30 सेर पानी में पकाएंगे। तो ये सब आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं, एक नजर देख लीजिएगा खाली। ठीक है। ये सब पूछने वाला कोई बात नहीं। ठीक। जब ये पका लेंगे, एक तिहाई रह जाएगा, तो उसी में बैठाते हैं। ठीक है। फिर पानी से निकालने के बाद उसका बदन कपड़े से साफ तौलिए से पोंछ पाछ देंगे और एक कपड़ा उड़ा देते हैं। ठीक है। उड़ाने के बाद खूब पसीना उसी को आता है, और सारे पसीने से जो मादा होता है सब खारिज होता है। और ये अमल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कुछ दाखिली दवाएं, ये सब तो हम लोग कैसे कर रहे थे, खारिजी तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, बफारा दे रहे थे, हमाम करा रहे थे। ठीक है, इनकबाब हो रहा था, इन सारी चीजें। कुछ हम खिलाते हैं, जब उसको खिलाते हैं तो उसके नतीजे में पसीना आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन सी दवाएं जो मौर्रिक अदवी होती है, कौन कौन है। इसमें कबाब चीनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सवाल पूछा गया है अदविया से, मौर्रिक कौन है इसमें, तो आप कबाब चीनी, बादियान, पुदीना नहरी, इलायची, कलौजी, ब्रंजासिफ, अनीसून, तुख्मे सुद्दा, बरगे सुद्दा, जाफरान, चाय। ये भी पसीना लाता है पिलाने। देखो पसीना आ जाता है ना चाय पिए जब, स्पेशली सर्दियों में नहीं पता चलता, लेकिन गर्मियों में पसीना हो जाता है। बालछड़, स्याह मिर्च, शोकरान, काफूर, तंबाकू, तो जौरचून। गर्मियों में तो गर्मी इतनी रहती है, उसमें से आता होगा, चाय पीने से पसीना कैसे आता है? गर्मी रहती है तो गर्मी में पानी पीने से पसीना नहीं आता ना। नहीं मतलब सर, गरम चीज लेंगे गर्मी में तो वैसे भी नहीं लेते गरम चीज, क्योंकि तो गर्मी क्यों आ रहा है, गर्मी में गर्म चीज ले रहे हैं तो अपनी गर्मी तासीर की वजह से ही तो पसीना वो पैदा कर रहा है। कोई ना कोई उसकी तासीर होगी पसीना लाने के लिए ना, या तो उसकी कैफियत होगी उस तरीके से, या तो उसकी नौयत होगी। समझ गए कि नहीं। सर पसीना लाना, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे गर्मी है, गर्मी में तो वैसे भी पसीना आता है, बट जैसे अरे सर्दी है, सर्दी में मेरे कहने चाय का लेते तो कहाँ मतलब है पसीना। कि आपको पता चलता है इस चीज को, अच्छा। महसूस कर सकते हैं आसानी से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बकिया ये मौरिक होता है, समझ गए कि नहीं। जी, मैंने क्या कहा ना, स्टिमुलेंट गर्मी में तुरंत, टाइप। हाँ, गर्मी में तुरंत पता चल जाता है। आप देखते हैं ना चाय पीते हो, देखिए जरूर 100%। आप, हम चाय के बड़े शौकीन, हम चाय बहुत पीते हैं, लेकिन ये होता है कि गर्मी बहुत हो रही है उसके बाद भी हम चाय पीते हैं, तुरंत पसीना आएगा। लेकिन वो चाय एक आदत है तो होता है। ठीक है। जी। ये काम का मोहर्रिक है। अब वो काम कैसे करें भाई, पसीना लाने के दो ही तरीके होंगे ना, कोई भी दवा, या तो वो गर्म हो गया कैफियत के जी। एतबार से, तभी तो वो गर्मी पैदा करके पसीना ला रही है,